सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो हमें √2 दी गई है इसे हमें ये बताना है कि ये एक अपरिमेय है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय, ये हमें सिद्ध करना है। तो चूंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका उल्टा हम √2 को क्या मान लेते हैं? एक परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या मान करके हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। तो जब हमने इसे परिमेय मान लिया √2, तो ये √2 जो है ये हमारा बराबर होना चाहिए, यानी किसके? p/q की फॉर्म में, जहां आप जानते हैं कि p और q ये दोनों, p और q क्या है? ये सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सअभाज्य पूर्णांक ये है। और ये जो q हमारा है ये नॉट इज इक्वल टू 0। अब बात आती है सअभाज्य पूर्णांक। तो सअभाज्य पूर्णांक उसे कहते हैं कि जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, कौन सा? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए? 1, या हम इसी को कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है उस संख्या को हम कहते हैं सअभाज्य पूर्णांक। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं दो संख्या लेता हूँ, एक हमारी 5 और दूसरी है 7। अगर हम 5 का गुणनखंड निकालें तो 1 गुणे 5 होगा, और 7 का हम निकालते हैं तो ये 1 गुणे 7 होगा। तो हम कहेंगे कि 1 और 5 में उभयनिष्ठ कौन है? 1 है, यानी कि इन दोनों का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए हम इसके क्या कहेंगे? सअभाज्य पूर्णांक कहेंगे, क्योंकि 5 और 7 क्या है? पूर्णांक है। तो वही कंडीशन है कि p और q क्या होने चाहिए? ये सअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, और q नॉट इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। किसके लिए? परिमेय संख्या होने के लिए। तो √2 को हमने परिमेय माना है, तो √2 ये बराबर होगी किसके? p/q के। अब इसको हम यहाँ ले जाके गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा √2q बराबर यहाँ किसके बचेगा? p के बचेगा। अब यहाँ पे देखो √2 है ना, रूट में है, ये करड़ी में। तो करड़ी हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका वर्ग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जब इसका वर्ग करेंगे तो हमें इसका भी करना पड़ेगा। तो आगे हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा कि √2q का स्क्वायर बराबर किसमें हो जाएगा? p का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर से √2 है ना, करड़ी तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या बेटा? यहाँ पे बचेगा 2q स्क्वायर बराबर कितने के बच रहा है? यहाँ पर p स्क्वायर का, यही हो रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखो हमारा बन जाता है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखो कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जब हम q स्क्वायर, ये q स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो इस यहाँ पे देखो 2 का क्या है? गुणा है। तो जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो p स्क्वायर में 2 से हमें क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा p स्क्वायर है ये क्या है? 2 से विभाजित है। समीकरण 1 से ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि p स्क्वायर ये क्या है? p स्क्वायर ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित होगा। तो जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्या करेंगे कि ये जो p है p भी 2 से विभाजित होगा। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है किससे? समीकरण 1 से। ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं कि आगे हम ये मान लेते हैं कि माना यहाँ पे कि माना ये जो हमारा p है, p बराबर हम ले लेते हैं कोई संख्या 2 के। ठीक है। तो अब इस मान को हम रख देते हैं कहाँ पर? समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 2k स्क्वायर बराबर, अब p स्क्वायर है तो p की जगह पे हमने रखा 2k और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा देखो 2q स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4 और ये आ गया k स्क्वायर। तो 2 से हम ये k स्क्वायर, 2 करना 2, 2 दूना 4, इसको हम काट देते हैं तो यहाँ बचता है हमारा q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ये हमारा बन जाता है समीकरण 2। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से भी कुछ निकल करके सामने आ रहा है, बहुत कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे जब हम k स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो इधर ले जा करके 2 का गुणा है तो इधर ले जाके हम 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि ये जो हमारा q स्क्वायर है, कौन सा? ये q स्क्वायर है, ये क्या होगा? ये 2 से विभाजित है। क्या है बेटा? 2 से विभाजित है या होगा, है ना। तो जब q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो हमारा q भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। ये आ गया ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब आगे क्या बात आ रही है कि समीकरण 1 और 2 से क्या कंक्लूजन निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि चूंकि हमारा p भी 2 से विभाजित हो रहा है और ये q भी 2 से विभाजित हो रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि P और Q, ये जो दो हमें संख्याएं दी गई है ना, P अपान Q ये परमेय संख्या, तो P और Q का उभयनिष्ठ, कौन सा? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब ये हुआ √2 है, ये √2 क्या होगी? ये एक परमेय संख्या होगी, यानी कि √2 एक परमेय संख्या है। √2 क्या है? एक परमेय संख्या है, ये निकल के आ रहा है। लेकिन P और Q, ये जो है हमारा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। ये हमने कब माना था? क्वेश्चन के शुरू में हमने माना कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है ना। तो जब 1 है तो यहाँ पर एक विरोधाभास पैदा हो रहा है ना। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि √2 एक परमेय संख्या है, √2 एक, यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारी गलत कल्पना की √2 एक परमेय संख्या है के कारण पैदा हुआ है, के कारण उत्पन्न हुआ है। यानी कि हमने जो मान लिया, ये कल्पना कर ली कि √2 एक परमेय संख्या है, उसके कारण यहाँ पर ये विरोधाभास पैदा हुआ कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? 2, और हमने माना क्या था? पर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर विरोधाभास पैदा हुआ। यह विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ कि हमने शुरू में √2 को क्या मान लिया है? परमेय संख्या माना, उसी के कारण हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे कि अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर √2 था, आपको इसी तरीके से दे दिया जाएगा कि √3 है ना, √5 है, √7 है, कोई भी संख्या दी जा सकती है और कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये परमेय संख्या है।